To all participants. I hope I am audible to everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are Okay. audible. Okay. यस So, मैम। जी जी, सबसे पहले मैं अपना प्रेजेंट पीपीटी स्लाइड स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ। क्या पीपीटी विजिबल है सबको स्क्रीन पर? यस मैम, विजिबल है। जी। तो जैसा कि हमने आज शुरू में ही इंट्रोडक्शन में एहतेशाम जी ने बताया कि जो हमारा आज का सेशन है वो आर्गस लैब एक टूल है, उस पे आधारित है। तो मैं इसको क्विकली आपके साथ रख देती हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ताकि हम सीधा हैंड्स ऑन सेशन पे चलें। तो जैसा कि आर्गस लैब जो है एक टूल है, और इस टूल को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करेंगे। बेसिकली जो भी हम टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें कहा गया है, बहुत जोर दिया गया है कि हमें अपनी शिक्षा में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, ताकि हम जो भी शिक्षा जो हम प्रदान करना चाह रहे हैं अपने छात्रों को एक सरल वे में हम प्रदान कर सकें। तो इसमें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे फ्रीली अवेलेबल हमारे पास सिस्टम है, टूल्स है, सॉफ्टवेयर है। ऐसे अपने हमारे अपने नेशनल प्लेटफॉर्म है, जैसे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा है, और बहुत ही सारे एप्स भी हैं जैसे ई पाठशाला, ई जादू, पिटारा। तो इनकी सहायता से हम अपनी अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनमें इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि उसको हम और इंटरेक्टिव और इंजॉयबल बना सके। तो जैसा कि हमारे जो टूल्स हैं केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे टूल्स लिस्ट करे हुए हैं। तो ये टूल्स के बारे में आप कुछ ना कुछ शायद जानते होंगे, और इन टूल्स के बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा हमारे प्रीवियस जो हमारे एसआरजी की सेशंस रहे हैं उनमें अच्छे से डिटेल में इनमें मेंशन किया गया है। तो आप इनको जाकर एसआरजी की जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं सीआईटी वेबसाइट पर, वहां पे जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने जो आज का जैसे ये टूल्स हैं इनके बारे में सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया, साथ में लिंक भी दिया गया है। बट जो आज का हमारा टूल है वो है आर्गस लैब, जिसको मैंने आज के लिए चूज किया है। वो अभी इसको आर्गस लैब को चूज करने का यहाँ पे पर्पस ये है कि ये जो आर्गस लैब है इसके ये जैसा कि एक 3D मॉलिक्यूलर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल को 3D वे में बना सकते हैं, साथ साथ उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस स्टडी कर सकते हैं। डिटेल एनालिसिस मींस आप उसकी स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन को जान सकते हैं, आप उसकी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज को जान सकते हैं। मींस एक डिटेल एनालिसिस होगा जिससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, जैसे आप हाइब्रिडाइजेशन बच्चों के साथ पढ़ाना चाह रहे हैं, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वो आसानी से आप समझा सकते हैं। तो जैसे इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसा लिस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया, इसमें मेजरमेंट टूल्स हैं, डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये काफी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनालिसिस कर सकते हैं, कार्बन केमिस्ट्री का इन डेप्थ आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन के माध्यम से हम किसी भी चीज को, क्योंकि अगर आप देखें जैसे आप सब एक केमिस्ट्री टीचर्स रहे हैं, साइंस टीचर हैं, तो आपने कहीं ना कहीं अपने क्लासरूम में बॉल एंड स्टिक मॉडल का इस्तेमाल जरूर किया होगा बच्चों को समझाने के लिए। पर वो हमारा फेस टू फेस लर्निंग तक तो सीमित ठीक है, वो चॉक एंड बोर्ड जो हम बात कर रहे हैं, जो बॉल एंड स्टिक मेथड। पर अगर हम आज के डिजिटल एरा में बात करें, तो हमें कुछ ऐसे 3D सॉफ्टवेयर वे में 3D मॉलिक्यूलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हम उन्हीं चीज को समझाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा समय भी काफी बचेगा। तो इसका पेडागोजिकल वैल्यू अगर हम देखें, तो एक तरीके स्टूडेंट टीचर कोलैबोरेशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और साथ ही साथ विजुअलाइजेशन 3D मॉलिक्यूलर व्यू हमें यहाँ पर मिलेगा। स्ट्रेंथ की बात करें तो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आउटपुट जो मिलता है बहुत ही फ्लेक्सिबल वे में मिलेगा आपको, डिफरेंट फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसके अगर हम लिमिटेशन की मैं बात करूं, तो ये सॉफ्टवेयर इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। बट इस सत्र में मैं आपको इसके जो टूल्स हैं, जो इसके फीचर्स हैं, उनको मैं यूज करना सिखाऊंगी, तो आपको कहीं भी कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं आएगी इस सॉफ्टवेयर को समझने में और इसको यूज करने में। और साथ ही साथ एक इसका ये है कि सिर्फ अभी कंपैटिबल है विंडो ओएस के साथ ही ये चलेगा आपका। ये इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ पे एक डाउनलोडेबल लिंक इसका मेंशन है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो डाउनलोडेबल लिंक है। तो ये जो लिंक कैसे इसको डाउनलोड करना है, मैंने आपके SRG Phase 2 ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका डिटेल एक वीडियो भी शेयर किया है। आप उसको देखकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। तो जब आप डाउनलोड करेंगे इस मॉलिक्यूल को, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से आपका एक विंडो आएगा जहाँ पे आप मॉलिक्यूल को बिल्ड करते हैं, ब्लैक बोर्ड की तरह है। और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो एक बेंजीन मॉलिक्यूल किस तरीके से बिल्ड हो गया, ये आफ्टर यूजिंग आर्गस लैब है। नाउ ये कुछ टूल आइकन्स हैं। इसमें ये टूल्स का हम इस्तेमाल आज करेंगे वन बाय वन। हम जब मैं आपको हैंड्स ऑन सेशन दूंगी तो वहीं पर इनको डिटेल में हम समझेंगे। ये पर मैंने आपके लिए यहाँ पे लिस्ट कर दिए कि इसमें किस तरह के टूल्स, कौन कौन से टूल अवेलेबल है जिनको आप यूज करके मॉलिक्यूलर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुछ स्टेप्स मैंने लिस्ट करे हैं। जब ये पीपीटी आपके साथ शेयर हो जाएगी आफ्टर द सेशन, रिकॉर्ड सेशन आपको मिलेगा, आप इसको दोबारा से गो थ्रू करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे ताकि आप अपने आप इंडिपेंडेंटली इसको यूज कर सकते हैं। और जो पार्टिसिपेंट डाउनलोड कर चुके हैं सॉफ्टवेयर, वो मेरे साथ इस हैंड्स ऑन सेशन के साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके कोई भी डाउट हो तो हम यहाँ पर इनको रिजॉल्व कर लें। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे कि जो स्टेप 1 है, जब भी हम आर्गस लैब को ओपन करेंगे सबसे पहले हमें एक मॉलिक्यूल को क्रिएट करना है। तो आप देखिए मैंने कुछ डिस्क्रिप्शंस भी लिस्ट कर दी हैं किस तरीके से मॉलिक्यूल को किस आइकन के थ्रू बिल्ड करना होता है। ये एक बिल्डर टूल किट कहलाती है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। साथ ही साथ इस तरीके से एक पीरियोडिक टेबल भी आपको मिलेगा, टैब बॉक्स, जिसमें डिफरेंट जितने भी हमारे पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं वो सब मेंशन होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब भी पहला स्टेप आपको सबसे पहले एटम जो होता है उसको अपने स्क्रीन पर ड्रॉप कराना होता है। तो उसके लिए हम ऐड एटम्स का आइकन है, दिस येलो इज फॉर द सिलेक्शन टूल। और ये हमारा होता है जब आपने एटम्स को ड्रॉप कर दिया और आप उन दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक बॉन्ड को अगर आप ऑन कर देंगे तो बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। देन आप इसमें एक और खासियत है कि आप इसमें एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन बदल सकते हैं, किस तरीके से आपका एटम होना चाहिए एज पर योर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आप चेंज कर सकते हैं। और आप ऐड हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन, ये सब इसके टूल आइकन्स में शामिल है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे एक स्टेप 3 में बताया है कि जब आप पहले स्टेप में हमने देखा किस तरीके से हमने इस एक मॉलिक्यूल को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले एटम को ड्रॉप कराया, फिर एटम को हम डिफाइन कराते हैं, हम किस तरह का एटम चाहते हैं, उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, उसकी क्या स्टेट होनी चाहिए। जब वो मॉलिक्यूल बिल्ड हो जाता है पूरा, उसके बाद उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले आप उसको क्रिएट किया, अपनी फाइल को सेव करेंगे और फिर आप एक इनिशियल गैस ज्योमेट्री ये सॉफ्टवेयर आपको देगा। उसके लिए एक आइकन है, ये आप देखेंगे सिजर जैसा, कैंची जैसा आइकन है, इसको आप यूज करेंगे तो आपका क्लीन ज्योमेट्री मिल जाता है। क्लीन ज्योमेट्री का मतलब ये है कि आपको एक इनिशियल गैस वैल्यू मिलेगी, अभी आपको फाइनल स्ट्रक्चर नहीं मिला है। ठीक है, जैसे ही आप ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री का बटन दबाएंगे तो आपको जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा, मींस जो अब जो स्ट्रक्चर बनकर आया है उसका बॉन्ड लेंथ, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डेटा के, मींस दैट विल बी योर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं जब मैंने इनिशियली मॉलिक्यूल बिल्ड किया तो देखिए किसी की लेंथ बड़ी थी, कहीं पे लेंथ छोटा दिख रहा है। जैसे ही क्लीन किया तो वो थोड़ा सा कंसाइज होके थोड़ा सा छोटा मॉलिक्यूल और अपना क्लोज आया, एट स्ट्रक्चर्स उसके क्लोज आए। और ऑप्टिमाइज में देखिए वो एकदम ऐसा लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट ज्योमेट्री उसने अटेन कर ली है। तो ये इसकी फीचर खासियत है कि आपको ये एकदम ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर मींस द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये कुछ हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पे आपके लिए लिस्ट करी हैं जो हम आज के सत्र में करेंगे कि किस तरीके से मैं हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल, बेंजीन बना सकते हैं, बॉन्ड एंगल्स को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही साथ बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है तो हम कैसे करेंगे। देन उसके बाद ये हमारा किस तरीके से हम साइक्लोहेक्सेन जो है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं बेंजीन से और उसको फर्दर मिथाइल बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट कर, अब हम अपना आर्गस लैब पे चलते हैं। तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर जब आप आर्गस लैब को डाउनलोड करते हैं तो इस तरह का एक आइकन आपके सिस्टम पर फीचर आ जाएगा। इस पे मैं क्लिक करूंगी
तो आर्गस लैब की विंडो खुल गई, क्या ये सबको विजिबल है आर्गस लैब का विंडो? यस मैम। ओके। तो आप देखिए अभी हमारा जब विंडो आ गया, ओपन हो गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल का एक आइकन है। मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक ब्लैक बोर्ड जैसा ब्लैक स्क्रीन मेरे सामने आ गया है। अब आप देखिए इसकी सॉफ्टवेयर की एक डिफॉल्ट एटम लेता है वो कार्बन टेट्राहेड्रल। अब आप देखिए कर्सर दिख रहा है जो ऐसे मूव अलोंग कर रहा है एक एरो के अलोंग। इससे अगर हमें आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस, तो इसको मुझे येलो पे मैं जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगी तो ये हट जाएगा। अब मैं ड्रॉप एटम करूंगी सबसे पहले अपने स्क्रीन पर। लेटर सपोज मैं आपके सामने यहाँ पर एक इथेन मॉलिक्यूल बिल्ड करके दिखाती हूँ। ठीक है। तो लेटर सपोज ये मेरा पेंसिल आइकन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन शुड बी थ्रू दी लेफ्ट माउस से आप सेलेक्ट करेंगे। अब आप देखिए जैसे ही मैंने स्क्रीन पे, आपने सेलेक्ट करने के बाद आप राइट माउस पे प्रेस करेंगे तो आपका एटम जो है वो स्क्रीन पे ड्रॉप हो जाएगा। अब मुझे दो कार्बन एटम्स को ड्रॉप कराना है, तो मैंने एक बार और क्लिक करा तो मेरा दो कार्बन एटम्स की वॉल यहाँ पर ड्रॉप हो गई। अब आप देखिए मैं इसको रोटेट कर पा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा थ्रू द लेफ्ट ये आपका रोटेट कर हो रहा है। दीज ऑल आर द, ये जिसमें आप फीचर्स हैं जिसमें आप ट्रांसलेट करा सकते हैं मॉलिक्यूल को, आप रोटेट करा सकते हैं, और ये सारे जूम भी कर सकते हैं आप इसको रोटेट अलोंग दी जेड एक्सिस। अब हम सबसे पहले इन दो एटम्स के बीच में मुझे एक बॉन्ड क्रिएट करना है। तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड क्रिएट करने के लिए ये जो है ये आपका ऑन होना चाहिए। अभी ये दिखा रहा है ऑटोमेटिक बॉन्ड्स आर ऑफ। मैं जैसे ही इस पे लेफ्ट क्लिक करूंगी ये ऑन हो गया है। अब मुझे सिलेक्शन करने के लिए जिन भी एटम्स के बीच में बॉन्ड करना है पहले उसको मैं सेलेक्ट करूंगी वन बाय वन। आई हैव सिलेक्टेड दिस, नाउ द सेकंड। नाउ यू कैन सी द bond has been created between these two atoms. Now I will click on this icon, that is the add hydrogen। जैसे इस पे क्लिक किया इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गए एज पर द ज्योमेट्री ऑफ द कार्बन। बिकॉज कार्बन जो यहाँ पे था वो कार्बन मेरा sp3 टेट्राहेड्रल था। मैंने आपको बताया था शुरू में जो इस सिस्टम की डिफॉल्ट कार्बन ज्योमेट्री वो लेता है वो टेट्राहेड्रल मीन sp3 हाइब्रिडाइज एटम को लेता है वो। अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ये मेरा एक रफ मॉलिक्यूल बिल्ट हुआ है, ये बिल्कुल भी परफेक्ट मॉलिक्यूल नहीं है। सबसे पहले मुझे क्लीन करना पड़ेगा इसको। तो ये आप देखेंगे क्लीन ज्योमेट्री का आइकन है, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी आप ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे देयर विल बी सम चेंजेस ऑन दी मॉलिक्यूल। अब इसमें सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। आई विल नेम इट एज इथेन, और मैं इसको सेव कर रही हूँ अपने सिस्टम पे। अब आप देखिए तो किसी तरीके से आपने देखा होगा जो मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स थे वो स्क्वीज हुए, कंप्रेस हुए, वो आपस में क्लोज आए और एक इनिशियल गैस ज्योमेट्री इसने आपको दे दी है। अभी भी ये मॉलिक्यूल मेरा मोस्ट स्टेबल फॉर्म में नहीं आया है। तो उसको पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री पे क्लिक करना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं, कैलकुलेशन में जाते हैं, ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री का बटन पे क्लिक करना है। अब इसमें हमारे आप देखेंगे बहुत सारे क्यूएम का मतलब होता है क्वांटम मैकेनिकल। ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी सहायता से हम कभी भी जो भी कंप्यूटेशनल कैलकुलेशंस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो उसमें कुछ मेथड्स होते हैं जिनकी सहायता से हमें इनको यूज करना होता है। अब इसमें AM1 है, PM3, MLDO, हम इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज अगर इनका करा तो हमें पूरा क्वांटम मैकेनिकल पढ़ना पड़ेगा, वो अभी हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे AM1 मेथड, जो इसको ऑस्टिन मॉडल मेथड बोलते हैं, उसको मैं सेलेक्ट करूंगी। क्योंकि ऑस्टिन मॉडल मेथड जो होता है वो आपकी बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए बेस्ट रहता है, अच्छा रिजल्ट देता है, और बहुत ही इन द डेटा इज इन क्लोज इन अकॉर्डेंस विद योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो मैंने AM1 पे क्लिक किया। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ और चीज कैलकुलेट करना, लेट अस सपोज मैं बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो मैं बॉन्ड ऑर्डर पे चेक कर दूंगी। देखिए कैलकुलेट प्रॉपर्टीज है, मैंने बॉन्ड ऑर्डर सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप कुछ और अगर चार्जेस निकलवाना चाहते हैं, मोलिकन चार्जेस, डायपोल मूवमेंट, तो हाँ आप उन सब प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते जाइए। अभी मैंने बॉन्ड ऑर्डर को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे ओके का बटन दबाऊंगी अगेन।
यू कैन सी यहाँ पे ये कैलकुलेशंस हो चुकी हैं। अब इस कैलकुलेशन को पढ़ने के लिए अब मेरी जो कैलकुलेशन सिस्टम ने कर दी है वो मुझे डेटा कहाँ मिलेगा, कैसे मैं उसको रीड करूंगी। अब आप देखिए यहाँ पर मेन्यू बार में ऊपर एक वर्ड डॉक्यूमेंट जैसी फाइल बनी हुई है, इस पे हम क्लिक करेंगे जिसमें हम लेटेस्ट कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये जो लेटेस्ट कैलकुलेशन है ये आपके इथेन मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन है। इसको पढ़ना बहुत ही आसान है, आप ज्यादा घबराए नहीं कि बाकी चीजें क्या लिखी हुई है। हमें जो अपने काम का इसमें डेटा चाहिए हम वहां तक जाएंगे और उसी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए जैसा हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं यहाँ पे आपकी बहुत सारी वैल्यूज इसने कैलकुलेट कर ली हैं। अगर आप देखेंगे ये बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड एंगल्स निकाला हुआ है इसने यहाँ पे, डाइहेड्रल एंगल्स को किया हुआ है कैलकुलेट। और यहाँ पे कुछ इसकी बॉन्ड टोपोलॉजी बताई गई है किस तरह से है। और यहाँ पर एनर्जीज वैल्यूज कैलकुलेट हुई है इन डिफरेंट यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे फाइनल ज्योमेट्री एनर्जी आ गई है। इस तरीके से आप इसको, और ये टोटल वैल्यू इसकी टोटल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो गई है। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर में कैसे रीड करूंगी, तो अगर आप ध्यान से दें तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन पर जाऊं तो यहाँ पर जो ये डेटा है ये ये यहाँ से मुझे मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं। जो पहला लिखा हुआ है 1 मींस, ये देखिए ये कार्बन कार्बन के नंबरिंग दी हुई है, मींस C1 और ये है C2, मींस C1 और C2 कार्बन के बीच में कितना है आप देख सकते हैं 1.514। ठीक है, ऐसे ही C1 और C3 के बीच में कितना, C1 और H3 के बीच में कितना है 1.11। C1 और H4 के बीच में कितना है दिस। तो दिस इज हाउ वी रीड दिस डेटा। अब हम आते हैं, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गया है, मैं इसको कॉपी कर लूंगी यहाँ से और अपनी फाइल में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब आप देख कहेंगे कि हमारे यहाँ नंबरिंग मेरे सिस्टम उस पर तो नहीं दिख रही है, तो आप ये हाइड होती है, आप इसको नंबर कर सकते हैं। नंबर करने के लिए आप लेबल पे जाएंगे, एटम लेबल सेटिंग पे जाएंगे, तो आप इसमें एटम नंबर भी कर सकते हैं और सिंबल भी कर सकते हैं। सिंपली एटम पे जाएंगे तो आपका एटम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे लेबल हो जाएगा। लेट मी लेबल इट अगेन। आप देखिए ये लेबल हो गया है। इसी तरीके से आप लेबलिंग में रिमूव ऑल लेबल कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। एटम लेबल सेटिंग्स में जाके आप हाइब्रिडाइजेशन भी करा सकते हैं, एटम नंबर सिंबल। एक्सक्यूज तो मी मैम, यस, मैम ये ऐप हमें आर्गस लर्निंग इकोसिस्टम के नाम से मिलेगा क्या? क्योंकि प्ले नहीं स्टोर में मुझे शो नहीं नहीं होता है। मैम, ये कोई ऐप नहीं है। आप इसको वेब ब्राउजर से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और इसका डाउनलोड करने का मैंने प्रोसीजर एक वीडियो आप लोगों के साथ आपके SRG ग्रुप में शेयर किया हुआ है। मैं अभी दोबारा से उसको रीशेयर कर देती हूँ, अभी आप चेक करिए। मैंने ओके उसको दोबारा से रीशेयर कर रही हूँ मैं, आप जी, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखेंगे हमने जो वैल्यू वहां पे नोट किया था, अब इसको किस तरीके से आप अपनी टीचिंग लर्निंग रोज रोज जो आपकी नॉर्मल जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम अपनी PPT पे अगर मैं वापस जाऊं तो आप देखिए मैंने एक आपके लिए एक्सरसाइज बनाया था जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, तो आप देखिए जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, आप देखिए कितना है 1.5080। ये बॉन्ड लेंथ मैंने आर्गस लैब से कैलकुलेट किया है। तो आप इस तरीके से बच्चों को असाइन कर सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी एक्सरसाइज जिसमें वो आर्गस लैब का यूज करेंगे और इस तरीके से अपना डेटा रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चे को डेटा रिकॉर्ड करना और उसको इंटरप्रेट करना भी आएगा। तो आप देखिए ये 1.5080 है, और अभी जो हमने अपना आर्गस लैब से हमने जो डेटा निकाला था उसका वैल्यू भी अगर आप ध्यान दें तो यही था 1.514। ये वैल्यू मैंने कल निकाली थी। तो आप जब भी इसको नेक्स्ट टाइम जब रन करते हैं तो स्लाइटली थर्ड या फोर्थ प्लेस पे स्लाइटली वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा आपकी डेटा में, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए कि ये वैल्यू कितनी क्लोज है आपकी एक्सपेरिमेंटल डेटा के। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आगे हमारा हमने इथेन का बॉन्ड लेंथ आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो आप देखिए इस तरीके से ये है, और एक और वे है इसको रिकॉर्ड करने का। अगर मैं जाऊं तो ये आप देखिए यहाँ पे मैं बॉन्ड इन्फो पे क्लिक करूंगी
मैंने बॉन्ड के ऊपर राइट क्लिक किया और बॉन्ड इन्फो पे मैं गई, तो यहाँ पर भी देखिए मैं इस सारी जो वैल्यूज है, जो डेटा है, वो मुझे यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो आप आउटपुट फाइल से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी। तो आप देखिए वैल्यू सेम ही है, 1.518 ऑंगस्ट्रॉम। तो ये हमें वैल्यू मिल गया बॉन्ड लेंथ का बिटवीन C1 एंड C2 कार्बन। तो एक तो ये स्टेप हो गया कि हम किस तरीके से बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं। नाउ इवन आप इसमें जो ये है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है, तो आपको पता ही है कि ये हमारा आप बॉन्ड ऑर्डर भी, अब बच्चा पता ही है, 1 ही है इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो आप स्पेसिफाई भी करा सकते हैं इस तरीके से। अदरवाइज आप नहीं भी कराएंगे तो आप दोनों वे से आप बच्चे को ये एक्सरसाइज को असाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप इसको हम लेटर सपोज ये मेरा मॉलिक्यूल है, मैं इसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसको डबल बॉन्ड बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया, अब मैं इसी सेम इथेन मॉलिक्यूल को इथीन बना रही हूँ। आप दोबारा से फ्रेश मॉलिक्यूल भी बिल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टेप्स बताए इथेन में। अब इसमें मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन की बात है वो हम यहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। अब देखिए मैंने दोनों एटम को सिलेक्ट किया और बॉन्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया, उसको डबल बॉन्ड बना दिया। अब मैं यहाँ से रिमूव हाइड्रोजन कर रही हूँ। मैंने रिमूव हाइड्रोजन कर दिया। अब आप देखिए कि ये जो दो कार्बन हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमारे अभी तक वो sp3 ही है। हमें पता है कि जो इथीन मॉलिक्यूल होता है उसमें कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर बच्चा ये गलती करे, वो इस तरीके से, लेटर सपोज वो मॉलिक्यूल को बिल्ड कर रहा है और उसने यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हाइड्रोजन क्लिक कर दिया, तो आप बच्चे को पॉइंट आउट करके वहां पे उसको डिटेल में यहाँ पे उसको समझा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ज्योमेट्री है वो करेक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज द कार्बन शुड बी हेयर sp2 हाइब्रिडाइज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इनकी जो ज्योमेट्री है उसको चेंज करेंगे। चेंज एटम में जाके कार्बन को sp2 करना है। sp2 कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर दूंगी, कार्बन को sp2 non aromatic. Now you can see my two carbons here are sp2 hybridized carbon. अगर आप ध्यान से देखिए, अब मैं जब ऐड हाइड्रोजन करूंगी तो वो sp2 कार्बन के हिसाब से ही हाइड्रोजन को ऐड करेगा। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन पर कार्बन एटम ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन एटम पर कार्बन एटम ऐड होंगे। देखिए, सो दिस इज समथिंग विच स्टूडेंट्स कैन इजीली कोरिलेट और उसको समझ सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का रोल क्या है और यहाँ पे क्यों नहीं हमारे पास 3 हाइड्रोजन ऐड हुए, यहाँ पे क्यों 2 हाइड्रोजन ऐड हुए। नाउ आई विल अगेन, वी हैव टू मूव अहेड। तो मैं इसमें क्या करूंगी, आई विल क्लीन दिस स्ट्रक्चर, आई विल क्लीन माई ज्योमेट्री। सो वी नीड टू क्लोज दिस विंडो हेयर। सो हम इसको दोबारा से एक बार फ्रेशली बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस कैलकुलेशन इस पे रन हो रहा था। तो आप देखिए यहाँ पे अगेन हम इसमें दोबारा से पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर लेते हैं। इट इज अगेन sp2 यहाँ पे, और इसको हमें बदलना है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमें करना है ऐड हाइड्रोजन, और ये हमने क्लीन करा। इसको मैं नेम दे दूंगी इथीन। नाउ दिस विल बी माय इथीन मॉलिक्यूल। आप देखिए किस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो इन प्लेन में आ गया है, और इसको अब हम कैलकुलेशन में जाके ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री करेंगे ताकि हमें एक बेस्ट फिट ज्योमेट्री मिल जाए, और इसको हमने रन करा। तो अब देखिए मेरे पास एक बेस्ट फिट ज्योमेट्री यहाँ पर आ चुका है। अगेन आप इस कैलकुलेशन में, हमने वहां पे बॉन्ड ऑर्डर को चेक नहीं किया था, आप बॉन्ड ऑर्डर और ये सब डेटा को ऑन कर सकते हो, बाकी डेटा को ऑन ऑन कर सकते हैं ताकि आपके रिजल्ट में वो चीजें आए। अगेन आई कैन नोट डाउन द बॉन्ड इन्फो फ्रॉम हेयर, और आई कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द आउटपुट फाइल। तो सी हेयर वैल्यू इज 1.3, आप ये अपने टेबल में नोट कर सकते हैं।
कि द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हियर इज कार्बन 2 एंड कार्बन 1 इज 1.325 एंगस्ट्रॉम। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी बिफोर मेकिंग इथाइन मॉलिक्यूल। अपने आप जनरली जब हम बात करते हैं, जब मैं इस इथीन अगर मॉलिक्यूल की बात करूं तो हमें बहुत, आपने जैसे क्लासरूम में जब आपने देखा होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस चीज को विजुलाइज कराना, इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिलेट टू इट। Is it possible? Can we show the visualization of electrons, how electrons are distributed in a molecule through a normal chalk and board? Do you think? क्या आप बताना चाहेंगे? जी, कोई बताना चाहेगा क्या? आप जो विजुअलाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मॉलिक्यूल में, आप उसको, क्या आपके लिए वो चैलेंज है क्लासरूम में उसको बच्चों को समझाना और बच्चों को रिलेट कर पाना? एनीवन वुड लाइक टू आंसर ऑन दिस? चैट में जवाब आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, यस। इट इज नॉट इजी, डेफिनेटली मैम, इट इज नॉट इजी। तो अब इसको हम थोड़ा सा थ्रू आर्गस लैब समझेंगे कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये जो मॉलिक्यूल है आपको पता है इसमें 2 कार्बन है। एक कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर शेल में है, जो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो बाहर वाले होते हैं। तो अगर मेरे पास एक कार्बन की तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन आएगा, इस कार्बन की तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है। और 4 हाइड्रोजन है तो मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन से आ गए, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 12 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब हम देखेंगे कि जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस मॉलिक्यूल के ऊपर किस तरीके से है, उसको मैं आर्गस लैब की सहायता से आपको समझाना चाहूंगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इस तरीके से अगर आप जाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल है, अब हमारा ये ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है। आपके सब मैंने इसको क्लीन भी कर दिया है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी कर दी है, एक बेस्ट फिट ज्योमेट्री मेरे पास आ चुकी है। अब आप कैलकुलेशन टैब में अगर आप जाएंगे, या फिर आप यहाँ से ये सरफेसेस में जाएंगे, मेक सरफेसेस। ठीक है। मेक सरफेसेस के लिए सबसे पहले, क्योंकि सरफेस होने से पहले हमें इसको रन करना है, तो हम यहाँ पे, आप ये देखेंगे एक बटन बना हुआ है यहाँ पे, सेटिंग फॉर सिंगल पॉइंट एनर्जी कैलकुलेशन। इसको आपको क्लिक करना है और इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बाय डिफॉल्ट AM1 इस पे, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन AM1 के थ्रू हो गई थी, तो हम AM1 को ही यूज करके आगे की कैलकुलेशन करेंगे, हम मॉडल को चेंज नहीं करेंगे अपना। अब आप देखिए यहाँ पे सरफेस प्रॉपर्टीज का एक ऑप्शन है, सरफेस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो छठा ऑर्बिटल है वो होमो है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, सातवां है ल्यूमो है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं यहाँ सारे पहले ऑर्बिटल्स का सिलेक्शन कर लूंगी, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे ऑर्बिटल्स में। और इसको हम यहाँ पे, मॉलिक्यूल मेरा इथीन है, इसको हमने ओके किया। यहाँ से भी मैं इसको ओके करूंगी, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं एक रन कैलकुलेशन है, इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आपने जैसे ही रन कैलकुलेशन किया तो आपने देखा होगा जो व्हाइट कलर का स्क्रीन था, वहां पे कुछ कैलकुलेशंस रन होने लग गई थी, आप देख रहे हैं। एमओ मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे उसने कैलकुलेशंस कर दी हैं। अब इस कैलकुलेशंस को देखने के लिए, मींस मेरा सरफेस कैसा दिखेगा, उसके लिए हम जाएंगे सरफेस पे, मेक सरफेस पे हम जाएंगे। अब यहाँ पे ग्रिड फाइल पे आप आइए, यहाँ पे आप देखिए इस पे प्लस आइकन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी एक ड्रॉप डाउन आ गया, मींस ऑल द, इस पे सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मेरे आ चुके हैं। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वन बाय वन करके हम पहले प्लेस कर देंगे, ताकि हम बाद में इनको देख सकें। तो ये मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 है, तो इसको मैं रीनेम कर देती हूँ सरफेस 1, और इसको हम कर देंगे क्रिएट। Similarly, this way I will
first of all create all my surfaces with the grid. तो आप वन बाय वन करके यहाँ पे सिंपली आप इसको ड्रैग करके लाना है और इसको प्लेस करना है। ऐसे तरीके से हम अपने सारे पहले सरफेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे, ताकि हम बाद में इसको विजुलाइज करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे विजुलाइज करना है। तो पहले हमें अपने सातों ऑर्बिटल्स को यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब देखिए मेरे सारे यहाँ पे जो ग्रिड्स थे वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। इसको मुझे ओके करना है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ अपने सरफेस को यहाँ पे विजुलाइज कराना। सॉरी, अब देखिए, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल को दिखाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, तो मैंने इस पे क्लिक किया, टॉगल डिस्प्ले आ जाएगा। टॉगल डिस्प्ले जैसे ही आप करोगे, आप देखना अपने स्क्रीन पे जो है वो अलग तरह का एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो मॉलिक्यूल है उस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आप देखिए किस तरीके से रेड कलर का एक हमारे पास सरफेस क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेड सरफेस आ गया है। अब इस रेड सरफेस में आप देखेंगे जो नेगेटिव, रेड का मतलब है नेगेटिव, और जो हमारा ब्लू आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा पॉजिटिव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स सेम साइन का है, मीन्स नेगेटिव साइन का। इसका मतलब जो बॉन्डिंग है वो हर एक एरिया में एक जैसी है, इसका मतलब ये है। और ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 है जो इस मॉलिक्यूल को सराउंड किया। अब इसको बेटर देखने के लिए मैं मॉडिफाई सरफेस कर देती हूँ और इसको मैश वे में कर देती हूँ ताकि इजिली दिखे आपको। अब आप देख सकते हैं, मीन्स बॉन्डिंग जो है वो हर एरिया में एक जैसी है। इट्स बॉन्डिंग इन ऑल एरिया, मीन्स सारे एरिया में इसकी बॉन्डिंग हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सरफेस को देखने के लिए। तो इसमें हम नेक्स्ट सरफेस को जब भी हमें देखना है तो हमें पहले सरफेस को डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उस पर ओवरलैप कर जाएगा। तो अब मैं सेकंड सरफेस को क्लिक करूंगी, अगेन टॉगल डिस्प्ले पे जाऊंगी, ओके करूंगी। तो आप देखिए अब मेरे पास, और इसको मैं मॉडिफाई सरफेस में जाके मैश कर देते हैं फॉर बेटर visualization. Now here you can see the distribution is how it has now two different sign, दो different sign है, दो CH2 है। एक CH2 पे red region है और एक CH2 bonding जो हो रही है वो एक हो रही है हमारी जो बॉन्डिंग एरिया है, एरिया ऑफ CH है, और नॉन बॉन्डिंग एरिया हमारा CC है। मींस ये बॉन्डिंग एरियाज है, मींस इलेक्ट्रॉन्स हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ क्विकली आई विल शो यू द ऑल द सर्फेसेस। हियर द मोस्ट इंटरेस्टिंग सरफेस, मैं आपको एक ऐसी करके आप सारे सर्फेसेस को यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेट मी टेक इट फर्दर। मैं इसमें आपको सर्फेसेस, अगेन वी हैव टू डिलीट इट, अदरवाइज वो उस पे ओवरलैप करेगा। नाउ यू कैन सी द थर्ड molecular orbit, again we have to modify। और यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, यहाँ पे मेरा जो बॉन्डिंग है वो एक तरीके से MO2 के बराबर ही दिख रहा है। मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग एरिया है वो CH है, बट एक डिफरेंट वे में है अबव द रीजन, एंड देयर इज अ सरफेस वो जो सेपरेट कर रहा है बॉन्डिंग एरिया को थ्रू CC बॉन्ड, ठीक है ना, पैरेलल वे, नॉट इन द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा प्रीवियस वाले में दिख रहा था, तो आप आसानी से देख सकते हैं। Now again, I'll show you the fourth surface. First, I have to delete this. अब इसको हम मॉडिफाई सरफेस में जाते हैं, मैश किया। अब आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो जो मेरी बॉन्डिंग हो रही है थोड़ा इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है। यहाँ पे 3 सेपरेट एरिया बन गए बॉन्डिंग के, CH भी है, CC भी है, और 2 CH बॉन्ड, CCH एरिया में बॉन्डिंग हो रही है और CC एरिया में भी बॉन्डिंग हो रही है। Now I'll show you the rest. I'll delete this. Now this is my fifth surface. Now here you can see this looks like an एंटी बॉन्ड, सॉरी पाई ऑर्बिटल। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा एक पाई ऑर्बिटल की तरह दिख रहा है।
जिसमें जो हमारा बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग सेपरेट हुई है फॉर ईच बॉन्ड साइन इज चेंजिंग मींस ये देख सकते हैं ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इट लुक्स लाइक अ पाई ऑर्बिटल इन द प्लेन। और जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो हमारे वो हैं जो मॉलिक्यूलर प्लेन के अंदर है। नाउ show you let me show you the few last surface also. So here you can see this is my molecular orbital 6. So here you can see एक्चुअली अ पाई ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये मेरा, जहाँ पे बॉन्डिंग जो है अबव द मॉलिक्यूलर प्लेन है एंड बिलो द मॉलिक्यूलर बिलो द प्लेन है। सो देयर इज नो बॉन्डिंग इन द प्लेन, प्लेन के अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो। ये देखिए आप किस तरीके से आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स को आसानी से समझा सकते हैं। Now let me delete this surface and show you the last lowest unoccupied surface. So see, this is the lowest unoccupied molecular orbital surface. Now here you can see it is an anti-bonding. ये pi है but ये anti-bonding pi orbital है. Sign of electrons जो है between the two carbon atoms are different and it has no bonding character. So this is how the electron distribution in ethane molecule looks like. I hope this is clear to everyone how we can show the electronic distribution in ethene molecule. I hope it is, I hope all of you have understood this electronic distribution concept through Argus lab. Okay, so now we have understood how we can build molecules. हमने इथेन बनाना सीखा, इथीन बनाना सीखा। हम इसको अब मैं लास्ट जो इथाइन मॉलिक्यूल है वो भी आपको बिल्ड करके दिखाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट अपने हैंड्स ऑन सेशन पे चलेंगे। तो इसको मैं नो कर रही हूँ। जब भी आपको अगर लेटर सपोज उसी विंडो में करना है या अगर आपको फ्रेश विंडो लेकर आनी है तो अगेन आप क्रिएट मॉलिक्यूल पे जाएंगे एंड न्यू राइटिंग बोर्ड will appear in front of you. तो इस तरीके से है। Now let me create an ethyne molecule for you all. So again आप देखिए बाय डिफॉल्ट अगेन ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पे आया है। अगेन इन ऑर्डर टू मेक द बॉन्ड मैंने इन दोनों को सिलेक्ट, मैंने सबसे पहले मुझे ऑटोमेटिक बॉन्ड को ऑन रखना है और मैंने इसके बीच में बॉन्ड्स को सिलेक्ट किया जो जो एटम्स थे और मैंने बॉन्ड क्रिएट किया। नाउ आई विल सेलेक्ट दिस एंड चेंज दिस बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड। नाउ अगेन द सेम थिंग, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐड हाइड्रोजन कर दिया तो वो sp3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइड्रोजन्स को ऐड कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज ज्योमेट्री ऑफ दिस एटम। तो मुझे इसको sp हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे आपको कोई भी इस बॉक्स में नहीं दिख रहा है तो आप कहाँ पे जाएंगे, आप पीरियोडिक टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्ट करके आप इस वाले कार्बन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सारी जो भी है आप देखिए यहाँ पे हमारा sp आ चुका है तो मैंने यहीं से सिलेक्ट कर लिया। नाउ these two atoms are sp hybridized. I will click on add hydrogen. Now you can see only one hydrogen will be added with respect to each carbon atom. Next step is clean geometry. I will clean the molecule and I will name it as ethyne molecule and I will clean this. Now you can see how beautifully the molecule atoms have come closer to each other. Now इसके बाद हमें क्या करना है, अब मुझे इसको again optimize करना पड़ेगा। अब मैं इसको optimize कर रही हूँ AM1 कैलकुलेशन से और यहाँ पर हम अपना रन कर रहे हैं। So again, I can check the data by clicking here by taking the bond info value. यहाँ से मैं चेक कर सकती हूँ इसकी बॉन्ड लेंथ और मैं आउटपुट फाइल पे जाके क्लिक करके भी यहाँ से डेटा को फाइंड आउट कर सकती हूँ। So this is how we can easily calculate the bond length and you can then ask your students to compare these two results. They can compare easily. So you can assign this kind of exercise to your students to compare the optimized CC bond length and bond orders in alkene, alkyne. तो वो compare करेंगे और वो इसका यहाँ पे वो report कर सकते हैं. So this is how they can easily
रिपोर्ट दी डेटा की उसको किस तरीके से, और बाद में इंटरप्रिटेशन भी करेंगे कि जब सीसी बॉन्ड लेंथ अगर हमारा बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डिक्रीज होता है, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहाँ से ही वो आसानी से इन डेटा की हेल्प से अपना रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं एंड इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक एक्सरसाइज हुई। अगर हम इसमें एक और मैंने यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सरसाइज हम मैं बॉन्ड एंगल्स आपको दिखाती हूँ, बॉन्ड एंगल्स हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी आर्गस लैब सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैंने लेट अस सपोज आई विल क्लोज दिस, आई डू नॉट वांट टू सेव दिस, आई विल क्लोज दिस। नाउ आई विल कम बैक अगेन टू अ ड्राइंग बोर्ड। तो मैं लेट अस सपोज मुझे सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लोग बिल्ड करते हैं। तो लेट अस सपोज ये मेरे पास कार्बन मैंने ड्रॉप किया सबसे पहले राइट माउस से, तो ये बाय डिफॉल्ट कार्बन आ जाएगा। अब मैं इसको अगर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इसको चेंज कर लूंगी, चेंज एटम में इसको मैंने चेंज कर लिया। अब हम इसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे इसमें मैंने ऑक्सीजन को बदल दिया, यहाँ पे कार्बन को चेंज किया तो ये ऑक्सीजन आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इसका जो कलर है सिस्टम में जो कलरिंग होती है वो रेड कलर की है। अब मैं इसमें ऐड हाइड्रोजन करती हूँ। तो सी उसने ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हाइड्रोजन कर दिया, बिकॉज मैंने वहां पे हाइब्रिडाइजेशन परफेक्टली सेलेक्ट किया था। नाउ तो मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अभी मैंने सिर्फ रफली ड्रॉ किया है। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू क्लीन द ज्योमेट्री। इन ऑर्डर टू क्लीन द ज्योमेट्री फर्स्ट वी हैव टू सेव द मॉलिक्यूल। सो लेट अस सपोज आई हैव सेव्ड इट बाय गिविंग अ फाइल नेम एज वाटर। अब यहाँ पे मैं इसको क्योंकि ये क्लीन हो गया है, अब मुझे ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री करना है इन ऑर्डर टू गेट दी बेस्ट फिट स्ट्रक्चर। तो मैंने AM1 कैलकुलेशंस पे चेक किया। मैं यहाँ डाइपोल मोमेंट को आप सारे जो भी प्रॉपर्टीज आप चेक कराना चाहते हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। लेट अस सपोज आई वांट टू सी ऑल दीज डेटा, तो मैंने यहाँ पे इन सारे बॉक्सेस को चेक किया। देन आई क्लिक ऑन दी ओके। नाउ हियर बिकॉज मैंने यहाँ डाइपोल मोमेंट भी कैलकुलेट कराया है। नाउ अब मुझे बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करना है। तो अब ध्यान से देखिए, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें जो क्या करना होता है, हमें जो भी एटम्स हैं जिनके बीच में हमें बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करना है हम उनमें सिलेक्शन करेंगे। तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे जो एटम्स हैं ये सिलेक्ट किया, सिलेक्शन किया मैंने यहाँ पे। मेरे ख्याल से बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो उन्हें ये सारी चीजें भी इंटरेस्टिंग लगती हैं। वो यहाँ पे maybe this there's some whites। जैसे कि practical में आप यहाँ पे देखेंगे जैसे जैसे मैं सिलेक्शन करती हूँ तो ऊपर हमारा जो ये है आइकन्स ही बदल जाएंगे। तो लेट मी सेलेक्ट दिस, मे बी let me show you the other data in the meantime there's some technical glitch I guess। so यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आउटपुट फाइल आया था इसमें हम देखते हैं क्या क्या जो हमने वैल्यूज इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था हमारे क्या क्या डेटा यहाँ पर आया है। तो अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ज्योमेट्री आ गई है, इसकी वैल्यूज आ गई है, एनर्जी की वैल्यू आ गई है इसकी। देन हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट हो गया है। तो आप आसानी से अगर लेट अस सपोज आप स्टूडेंट्स को चाहते हैं इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना तो हीट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। देन एटॉमिक चार्जेस ऑन ईच एटम दे कैन फाइंड आउट क्या क्या एटॉमिक चार्जेस है एंड यू कैन सी हियर द बॉन्ड लेंथ। So this length is d by length and you can see the total length is nothing but my dipole moment। तो यहाँ पे ये dipole moment को calculate करके दे रहा है, even the molecular charges भी calculate करेगा। So this is how we can easily calculate the dipole moment। और students जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेट अस सपोज ये मेरा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल मैंने बिल्ड किया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लेट अस सपोज अगर मैं इसकी ज्योमेट्री को बदल दूं, मैं यहाँ पे H2S कर देती हूँ इसको,
तो वहां पे वो नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से उनका वो डायपोल मोमेंट है वो बदलेगा, बिकॉज द सेंट्रल एटम इज चेंजिंग, सो दे कैन interpret result how the electronegativity is affecting the dipole moment, so they can correlate their theory part with this also, so they can easily understand each and every concept. So ये सिलेक्शन कर रही हूँ मैं इसमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्शन किया तो मेरा यहाँ पे टॉप बार पे एक एंगल वाला आइकन जो है वो हाईलाइट हो गया। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी मेरे पास बॉन्ड एंगल आ जाएगा। नाउ यू कैन सी द बॉन्ड एंगल हैज अपीयर्ड हियर। तो मेरा बॉन्ड एंगल यहाँ पे कैलकुलेट होके यहाँ पे आ गया है। इसका थोड़ा सा हम अलाइनमेंट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फॉर बेटर विजुअल विजिबिलिटी। तो लेट मी ड्रॉ दी सेकेंड मॉलिक्यूल, वहां पे हम इसको चेंज कर लेंगे। सो लेट मी ड्रॉ नाउ। हम उसमें भी सेंट्रल एटम को डायरेक्ट बदल सकते थे और आप दोबारा से फ्रेश मॉलिक्यूल भी बिल्ड कर सकते हो। तो लेट मी बिल्ड अ फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ H2S विद यू ऑल। तो अगेन बाय डिफॉल्ट हमारा जो पहला एटम ड्रॉप होता है वो हमेशा कार्बन होगा। हम यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे अगर मैं इसको जो ये मेरा एक तरीके से जो बॉक्स है इसके अंदर पीरियोडिक टेबल पे जब क्लिक करती हूँ तो और भी मुझे एटम्स यहाँ पे मिलते हैं। आप देखिए, तो ये तो बाय जो जो हम बहुत रेगुलरली यूज कर रहे हैं वो सारे एटम्स यहाँ लिस्ट हैं, बट पीरियोडिक टेबल पे क्लिक करके हम और एटम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट मी चेंज दिस एटम टू, मैं इसमें इसको लेट अस सपोज सल्फर बनाना चाह रही हूँ, तो यहाँ से मैं सल्फर का सिलेक्शन कर लूंगी। So now the sulfur atom has been selected here. So here you can see the atom color has changed now. Now I will add the hydrogen. So here you can see the hydrogen has been added. Now I will do the cleaning of the structure and I will name this as H2S. Now after cleaning geometry, again I will optimize my structure. Optimize आप करेंगे यहाँ पे A1 calculation. Again we can do all the properties, calculate all the properties here. And similarly, here you can read the output file to get the dipole moment data. तो आप यहाँ पे नीचे उसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ से डायपोल मोमेंट की वैल्यू को नोट कर सकते हैं। So here you can see this is the dipole moment. So this is how you can easily calculate. और जैसा भी हमने बताया था बॉन्ड एंगल भी आप यहाँ पे जैसे अभी हमने सेलेक्ट किया था बॉन्ड एंगल कर सकते हैं। अगर आपका मॉलिक्यूल ऐसा है जहाँ पे आपको डाईहेड्रल निकालना है तो आप वहाँ पे डाईहेड्रल टॉर्शनल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो होता है ये डिस्प्ले बेसिकली बॉन्ड लेंथ के बीच में होता है। तो हम इस तरीके से जो बॉन्ड लेंथ है उसको, ऑल्दो बॉन्ड इन्फो में जाके भी हमें बॉन्ड लेंथ का डेटा मिल जाता है। और हम यहाँ से भी जैसा जो ये सिलेक्शन करेंगे, अगर दो एटम्स को मैंने सेलेक्ट किया तो मैं वहां से भी बॉन्ड लेंथ को रीड कर सकती हूँ। तो इन एनी वे वी कैन इजिली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सी द डेटा ऑफ एनी मॉलिक्यूल। नाउ अगर मैं डायरेक्टली यहीं से इसको सेलेनियम बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो what we have to do, again we have to do the right selection. So we will select this molecule. कुछ ऑलरेडी ही चेंज एटम पे जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और वहां से हम इसको सेलेनियम में कन्वर्ट कर देंगे। तो नाउ यू कैन सी the atom color is changed, it is selenium now, and we can again clean the geometry and then we will optimize the geometry here. तो हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे और इसको कर देंगे। नाउ वन थिंग आई वांट टू शो यू हियर, आपने जो स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर रहे हो आउटपुट फाइल तो आ रहा है आपके पास। अगर आप चाह रहे हो कि इन एटम्स जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको आप कहीं पे सेव करना चाहो तो आप एक्सपोर्ट फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट को क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल को सेव कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं इसका फॉर्मेट कर देती हूँ, जेपीईजी में चेंज करना चाहती हूँ, उसको चेंज किया और मैं इसको सेव करके कहीं पर भी इसको यूज कर सकती हूँ। लेट मी शो यू कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। आप देखिए ये मेरा मॉलिक्यूल था जो मेरा
सेव होकर आया है। अब इसको आप कहीं पे भी यूज कीजिए। आप अपना कोई असाइनमेंट आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि अलोंग विद योर डेटा आपको उनके स्ट्रक्चर्स को भी पेस्ट करना है। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ से आउटपुट फाइल के साथ साथ स्ट्रक्चर्स को भी कॉपी कर सकता है। आप कॉपी करके चाहे तो इसको अपने वर्ड फाइल में कहीं पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू कि किस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं। लेट देखिए, अगर आपके पास कोई वर्ड फाइल है तो आप वहां पे इसको सिंपली पेस्ट करेंगे तो आपका मॉलिक्यूल वहां पे पेस्ट हो जाएगा। आप इसको किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन इजली सेव दी डेटा। तो डेटा सेव करना भी यहाँ पे बहुत ही इजी है, कोई भी इसमें एज सच डिफिकल्टी नहीं है। आई होप इतना सब कुछ क्लियर होगा सबको। इज इट क्लियर टू एवरीवन जो भी हमने जितना करा? मे आई नो? Etisham, can you see the chat? Chat is not visible to me right now. ये यस मैम, दे आर सेइंग कि ओके, एक हाँ उन्हें समझ में आ रहा एरोमेटिक, है। हाँ एक एरोमेटिक कंपाउंड भी हम चलिए बेंजीन ही ड्रॉ कर लेते हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब कम है, तो लेट मी शो यू। देखिए, इसमें कुछ इनबिल्ट अपनी लाइब्रेरी है जहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हैं। तो आप देखेंगे जैसे ये स्ट्रक्चर इनबिल्ट ज्योमेट्रीज हैं इसमें। आप कोई भी तरह का रिंग यहाँ पे पिक कर सकते हैं। लेटर सपोज मैं बेंजीन ही ड्रॉ करना चाहती हूँ तो आप यहाँ से बेंजीन को क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे तो आपका बेंजीन मॉलिक्यूल आ जाएगा। और अगेन इस कर्सर से अगर आपको यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस कर्सर तो सिंपली क्लिक ऑन दिस येलो एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। तो आपका इस तरीके से बदल, ये तो हुआ आपका जो ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरी है वहां से आपने स्ट्रक्चर को उठाया। अब अगर आप खुद से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी हम सीख लेते हैं इससे। तो अगेन आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल हेयर। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉप 6 कार्बन एटम्स, क्योंकि मुझे बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स हैं तो मैंने 6 कार्बन एटम्स को ड्रॉप करा अपने स्क्रीन पर। मैं रैंडमली कर रही हूँ, कोई भी अभी हमारे पास हमें हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिएगा कि ये जो कार्बन्स हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आपको ध्यान रखना है। तो नाउ वी हैव टू मेक दी बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बॉन्ड बनाने के लिए मेरा ऑटोमेटिक बॉन्ड हमेशा ऑन होना चाहिए। मैं इसको क्लिक करूंगी, लेफ्ट क्लिक किया। ये ध्यान रखिएगा जो भी मैं क्लिक कर रही हूँ लेफ्ट क्लिक करते हैं यहाँ पर। और जो भी कभी कोई चीज अगर मुझे कोई एटम को ड्रॉप कराना है अपने स्क्रीन पे तो वो हमेशा राइट क्लिक से होता है। तो लेट मी सेलेक्ट द एटम। मैंने ये एटम को सेलेक्ट किया, ये बॉन्ड बना। नाउ आई सेलेक्ट दिस एटम, this atom, this atom. So see, the bond has been created between all these atoms. ठीक है। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि अभी नो देर इज एन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बिटवीन दीज कार्बन एटम्स। सो लेट मी फर्स्ट मेक द, यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड्स को क्रिएट कर लेते हैं तो अगेन मैं उस बॉन्ड पे लेफ्ट क्लिक करा, वो बॉन्ड हाईलाइट हो गया। राइट क्लिक करा, चेंज किया बॉन्ड को डबल बॉन्ड। सिमिलरली इसको चेंज किया डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने चेंज किया टू दी डबल बॉन्ड। नाउ अभी तक मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री को चेंज नहीं किया कार्बन का। तो नाउ जस्ट सी, अगर मैं ऐड हाइड्रोजन करूंगी तो वो नंबर ऑफ यहाँ पे गलत हाइड्रोजन से ऐड करेगा। सी, so what we have to do first, we have to change the geometry. So now what I'll do, I'll change the carbon atom geometry to sp2 hybridize। और ये कार्बन sp2 कैसा है, एरोमेटिक है। तो यहाँ पे हमें एरोमेटिक को सिलेक्ट करना है। now this is aromatic, now this is carbon aromatic, this is carbon aromatic। we will change these all these carbon atoms to carbon aromatic। now here you can see यहाँ पे सारे जो कार्बन्स हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हमने कर दिए हैं। नाउ जस्ट सी व्हेन आई, अब मैं ऐड करती हूँ हाइड्रोजन तो कैसे हाइड्रोजन ऐड होता है। नाउ सी, एज पर द ज्योमेट्री हाइड्रोजन हैज बीन एडेड। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्लीन द ज्योमेट्री। अगेन क्लीनिंग के लिए, जैसे ही क्लीन करने के लिए बोलेगा हमें उसको पहले उस फाइल को नेम करना है और अपने सिस्टम पे उसको हम सेव करेंगे। सी कितने
तरीके से वो एटम्स जो थे वो क्लोज में आ गए। ये एक इनिशियल गैस ज्योमेट्री मुझे मिला है, अभी भी फाइनल स्ट्रक्चर नहीं आया है। फाइनल स्ट्रक्चर पाने के लिए मुझे इसको ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री पे क्लिक करना पड़ेगा। नाउ आई विल क्लिक ऑन दी ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री एंड आई विल क्लिक ऑन दी EM1 टैब। तो मेरा एक ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री यहाँ पर अचीव हो जाएगी। अब आप देखेंगे, अगर हम जब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि बेंजीन जो है वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, उस प्लेनैरिटी को क्लासरूम में बताना और समझाना, विजुलाइज कराना, इट्स अ चैलेंज। तो नाउ यू कैन सी, यू कैन easily show the students the molecule is planar. So this is the visualize. This is how this Argus lab can be easily integrate into your teaching, classroom teaching. आप इसको जो आप रेगुलरली पढ़ा रहे हैं साथ में इसको विजुअलाइजेशन इसके थ्रू कराएंगे, तो बच्चे को जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, स्पेशली जब हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्लेनैरिटी, तो वो उसको आसानी से कोरिलेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ठीक है। और भी इसके कुछ कुछ हैं, जैसे अगर हमें ये जो आइकन है इस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो ये मॉलिक्यूल को सेंटर में ले आएगा। तो आप देखिए, ठीक है, हम सेंटर में ला सकते हैं। देन यहाँ पे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ये ट्रांसलेट करेगा मॉलिक्यूल को। देन दिस विल रोटेट माय मॉलिक्यूल, हम रोटेशन दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। देन ऑल दीज, यहाँ पे हर एक जो भी आइकन है उसके नीचे ना उसके बारे में बताया गया कि ये आइकन किस लिए यूज किया जाता है। जैसे ये जूम करेगा फॉर द लेफ्ट माउस बटन, ये सिलेक्शन टूल है, ये एटम करने के लिए किया जा रहा है जो पेंसिल जैसा बना हुआ है, ये बिल्डर टूल किट है। जैसे ही मैं देखिए इस पे क्लिक करूंगी, इस पे क्लिक किया तो ये बिल्डर टूल किट कहलाती है, ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे आ गई है। तो ये कुछ जो मैंने अभी आइकन्स अभी आपके साथ डिटेल में यहाँ डिस्कस किए हैं, वो हमारे क्लास 12 स्कूल टीचिंग तक उतना हमारा लिए इनफ है। हम फर्दर उसमें जो और भी टूल्स हैं, हमने ऑलमोस्ट सारे काफी कवर कर लिए हैं, पर कुछ टूल्स आप देखेंगे अगर हमारे लिए वो सिलेक्टेड नहीं है, तो वो बेसिकली हमने हमने इस तरह का कैलकुलेशन सेलेक्ट किया है कि वो अभी हमारे लिए आइकन्स हाईलाइट नहीं हुए हैं। तो हमारे डिपेंड करता है हम किस तरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हम कैलकुलेशन जिस तरह की करते हैं उसके ऑटोमेटिकली हमारे ये आइकन्स जो होते हैं वो सिलेक्ट होते जाते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने एक सिंपल मॉलिक्यूल्स आपके साथ लिए, मैंने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जब हम बायो मॉलिक्यूल्स में भी इसको यूज करते हैं वहां पर हम लेंगे तो डिफरेंट तरह के हमारे पास, क्योंकि इसमें गॉसियन कैलकुलेशंस भी होती हैं, तो वो हम वहां पर करते हैं। तो ये चीज है। अगेन जैसे मैं वो एक चीज आपको दिखाना चाह रही थी कि जो हम जब दो एटम्स के बीच में मैं सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे यहाँ ऊपर मेरा एक ये जो बॉन्ड, एक स्केल वाला जो आइकन था वो हाईलाइट हो गया। बेसिकली ये डिस्प्ले करेगा बॉन्ड डिस्टेंस। तो आप देखिए ये बॉन्ड डिस्टेंस भी इसने इन दो एटम के बीच में डिस्प्ले करा दिया। अब आप चाह रहे हैं मैं इनके बीच का एटम बॉन्ड डिस्टेंस डिस्प्ले कराऊं, तो आप ये भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे फीचर जिसमें हम विजुअलाइजेशन जो है वो अलग अलग तरीके से करा सकते हैं। अगेन मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लेबलिंग कर सकते हैं। ऑल एटम लेबलिंग करूंगी तो मेरे एटम सारे लेबल हो गए हैं। अगर मैं लेबल करना चाह रही हूँ अपने जस्ट दी हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन को लेबल कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम अपने आप दिखा सकते हैं कि देखिए sp2 था। और जब इनिशियली अगर आप ये भी दिखा सकते हैं बच्चे को कि जब उसने विदाउट हाइब्रिडाइजेशन चेंज किया तो वाई देयर वर मोर देन वन हाइड्रोजन टू ईच कार्बन एटम, वहां पे आप हाइब्रिडाइजेशन को शो करके दिखाइए कि देखिए आपने गलत हाइब्रिडाइजेशन वहां पे सिलेक्ट किया था, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जब हम जो चीज विजुअलाइजेशन, अगर ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू अगर समझाएंगे, तो वो जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ सकता है। तो एक मैंने छोटा सा ऐसी असाइनमेंट एक आपके साथ में दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप क्लासरूम में, जैसे ये कुछ एक्सरसाइजेस तो हमने अभी आपके ये हैंड्स ऑन सेशन में मैंने आपके साथ किया। एक असाइनमेंट जैसे अगर आप लेट अस सपोज इस तरीके से आप अपनी क्लासरूम में लेके जा सकते हैं कि आप स्टूडेंट से बोल सकते हैं कि कंपेयर सीसी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें, हीट ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करें। तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन जब वो निकालेगा तो वहां पे कहीं ना कहीं उसको उन जो भी स्ट्रक्चर्स उसने बनाए हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स उसने लिए हैं, उनके बीच में डिफरेंस भी समझेगा कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों डिफर कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बॉन्ड्स हैं वो अलग हैं। एक आपका सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो दिस इज हाउ यू द स्टूडेंट्स कैन को रिलेट एंड प्ले विद दोज डेटा एंड दे कैन कम अप विद देयर सॉल्यूशन
कि हाँ ये क्यों है। जस्ट मगिंग करने से बेटर है वो अगर वैल्यूज के साथ उसको रिलेट करेगा अपने हर एक कॉन्सेप्ट को, तो वो उसको लाइफ लॉन्ग लर्न कर सकता है, वो बेटर रिटेन करेगा उस कॉन्सेप्ट को। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स के साथ रख सकते हैं थ्रू दी सॉफ्टवेयर। तो वो यहाँ पर ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर्स को पेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया किस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को कॉपी कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ का डेटा वो नोट करेगा, बॉन्ड ऑर्डर और हीट ऑफ फॉर्मेशन। सिंपली अगर मैं इसी एक्सरसाइज में एक और एक्सरसाइज आप ऐड कर सकते हो। आपने हम सब लोगों ने क्या बोलते हैं हीट ऑफ हेस्ट लॉ के बारे में अपनी क्लासरूम में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हेस्ट लॉ में बेसिकली आप अपने स्टूडेंट्स को वो एक रिएक्शन दे सकते हैं, और उस रिएक्शन में आप फाइंड यू कैन आस्क योर स्टूडेंट टू कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन देयर। तो वो स्टेप वाइज उसको कैलकुलेट करेगा फॉर ईच रिएक्शन, देन फर्दर फाइनल जो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ दे कैन इजली उसको समझ भी आएगा कि इनिशियल जो रिएक्टेंट्स है और जो फाइनल उसका जो प्रोडक्ट आया है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। एच द हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो वो अपने हर एक एटम को यहाँ पे बिल्ड करेगा, उसकी वैल्यू को नोट करेगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन वहां से कैलकुलेट कर सकता है। तो इस तरीके से बहुत इजी वे में और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को इसके थ्रू आराम से स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। तो ये था। और हमने आई थिंक मैं एक बार दोबारा हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से हमें मॉलिक्यूल्स को बिल्ड करना है, ये वाला हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हैंड्स ऑन सेशन मैंने आपको ये वाले एक्सरसाइज भी समझाया कि किस तरीके से हमें बॉन्ड एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द साइज ऑफ सेंट्रल एटम दे कैन रिपोर्ट देयर डेटा। और ये हमने डिफरेंट एल्केन एल्कीन एल्काइन में रिपोर्ट किया था। और ये हमें किस तरीके से यहाँ पे बेंजीन हमने क्रिएट किया, तो वहां से हम मिथाइल बेंजीन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ किस तरीके से हम कर सकते हैं। वेरी सिंपल। आप इसी बेंजीन मॉलिक्यूल को ही लीजिए और इस एटम को आप डिलीट कर दीजिए। किसी भी अगर एटम को आपको डिलीट करना है तो पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा और जस्ट यू प्रेस द डिलीट बटन। तो यहाँ पे डिलीट हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे CH3 ऐड करना है। तो व्हाट आई विल डू, अगेन आई विल ड्रॉप वन एटम हियर। आप चाहे तो उसी को भी चेंज कर सकते थे। अब यहाँ पे मैम आई विल फर्स्ट। 5:25 पे ब्रेकआउट सेशन खत्म हो जाएगा। ओके तो ओके। हाँ, तो अभी किसी ने चैट पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है, एक बार जी देख ले। जी, वो बताइए क्या क्या हम इस क्वेश्चन। मैम, क्या हम इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक रेजोनेंस, एच इफेक्ट और आई इफेक्ट भी बता सकते हैं क्या? जी आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में आप यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया, आप बहुत सारे मोलिकन चार्जेस यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप आसानी से इंडक्टिव इफेक्ट और अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझा सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली वो ये नहीं देगा कि उसके इंडक्टिव इफेक्ट इसकी वैल्यू क्या है, बट यू कैन रिलेट विद द चार्जेस। जो चार्जेस आप कैलकुलेट करा सकते हैं और उसके बेसिस पे आप समझा सकते हैं उसको आसानी से। और इसमें इवन जो साइक्लो है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, वो भी आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं आसानी से। और उसका वैल्यू उस पे जो हमारे चेंजेस हाउ दे आर इंटर कन्वर्टेड वो आप निकाल सकते हैं। कुछ तो देखिए आप यहाँ पे कुछ इनबिल्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। इट विल सेव योर टाइम। ओके। सो कमिंग बैक टू दिस स्ट्रक्चर कि इसको हमें बिल्ड करना है अगेन, वी विल मेक द बॉन्ड बिटवीन दीज एटम। तो इसको हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट। मैम वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट, हमारे पास सिर्फ ओके 3 मिनट है, उसके बाद ये ठीक है। ब्रेक लीव लो। ठीक है तो कोई और डाउट है तो हम वो ले लेते हैं। कोई और डाउट है किसी के पास तो हम उसको ले सकते हैं। अदरवाइज आई हैव कंप्लीटेड वेरियस हैंड्स ऑन एक्टिविटी विद यू कि आर्गस लैब को आप कैसे यूज कर सकते हैं। और इसका जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की मैंने एक छोटी सी वीडियो भी आपके ग्रुप में डाल दी है, तो आप उसको दोबारा से इसके डाउनलोड करिएगा और उसको प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच मैम इस वंडरफुल लेक्चर के लिए, जिसमें आपने आर्गस लैब को
थ्योरी, जिसमें आपने प्रैक्टिकल आपने समझाया कि कैसे हम टीचिंग में इसको हम यूज कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि सारे टीचर इसको अपने क्लासरूम में इसको यूज करेंगे, जिसके जरिए उनके क्लासरूम उनका काफी इंटरेक्टिव होगा। और इसी के साथ हम ये ब्रेकआउट सेशन हम खत्म कर रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली ये लीव खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग डायरेक्टली मेन सेशन में चले जाएंगे। तो आपको मीटिंग नहीं लेफ्ट करनी है, बल्कि लीव द रूम जो है इसको आपको लीव करके आप मेन सेशन में जाएंगे। ओके।